नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और इस वक्त हमारे साथ सिनेमा की 3 बड़ी हस्तियां मीरा नायर, ईशान खट्टर और तान्या मानिकताला हैं। तो मीरा जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करता हूं मैं। आपका इतना लंबा काम रहा है सिनेमा में। हम सब लोग आपका सिनेमा देखते रहे हैं जब से हम लोग फिल्म पत्रकारिता में आए हैं, पिछले 30-35 सालों में जो आपने सिनेमा किया है। तो ये सिनेमा के जो नए अब सितारे हैं जिनके साथ आप काम कर रही हैं, जो बच्चे हैं जैसे ईशान है या तान्या है, इनमें जो आपने स्पार्क देखा होगा अपनी सीरीज के लिए, तो मैं जानना चाह रहा था कि ईशान और तान्या को चूज करने की कोई वजह रही, कोई आपने देखा हुआ इनका काम जिसकी वजह से आपने इनको इनके ऊपर पिन पॉइंट किया, या कुछ कास्टिंग डायरेक्टर का सिलेक्शन था? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर ने तो सामने ले आए दोनों ईशान और तान्या को, पर दैट्स द फर्स्ट स्टेप। नहीं, मैंने उनका उनका पहला काम नहीं देखा था। पहले उनको उनकी मुलाकात की थी। और दोनों केसेस में ईशान तो मैं मिली 2018 में, करीब ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल शूटिंग के पहले, और बहुत, और हमने कुछ ऑडिशन भी किया, पढ़ा सीन वीन, पर तब बातचीत की आपस में। और जी। मुझे एक्चुअली, मैं बोलूं कि इमीडिएटली मुझे पता लगा कि ये है हमारे मान, क्योंकि मान एक्चुअली, लता और मान दोनों सूटेबल बॉय के, जैसे कहते हैं, दिल हैं, सोल है। और मान हम्म। तो इतना, हिंदी में मुझे ये लफ्ज़ नहीं मालूम, मर्क्यूरियल, के ये भी है और वो भी है और ये भी है और लवेबल भी है और चालू भी है और सब कुछ है, एंड पतंगा। वो तो ईशान ऐसे ही है। हाँ। तो मेरी जो इंस्टिंक्ट है कास्टिंग के लिए, मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ। तो मुझे उसी वक्त मुझे लगा, बहुत ही क्लियर तरह के लगा कि ये मान होगा। और पहली फर्स्ट पर्सन दैट वाज कास्ट, पूरी कास्ट में, वाज तबू। तबू वाज सईदा बाई फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, और वो तो मेरी बहुत दोस्त है, तो आई न्यू, सो इट वाज नॉट, इट वाज दैट वाज डन। सो जब मैं मान की सोच रही थी, तो इट वाज ऑलवेज विथ तबू इन माइंड। तो वो, I mean, और I क्षमा है, loved meeting Ishan, and it was just जैसे excellent. चांद ने बोला And पतंगा अपने आप को, तो क्षमा है उस कहानी की। क्षमा तो है। उसी उसी तो वजह से ईशान, कह रहा था, कहावत ईशान, भी आपने राजेश खन्ना की फिल्म देखी कटी पतंग, जिसमें वो गाना है कि क्षमा कहे परवाने से परे चला जी जा, हाँ, जी मेरी तरफ जी। जाएगा हाँ। नजर नहीं। तो आपका जो सीन है, वो जो पहली बार आप सुन रहे होते हैं उनकी शायरी और बैठ के मसनद पे टेक लगाए हुए, और जो जी। आंखें और आंखें मिल रही हैं तब्बू और ईशान खट्टर की, मानस की और सईदा की, तो वो गाना याद आता है तुरंत मुझे। और पतंगा बोल दिया आपने भी बातचीत में। तो एक बहुत बहुत क्षमा के शुक्रिया, ऊपर, बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ, बहुत ही तो बढ़िया जैसे गाना है बता रहा है जो आपके एक्सप्रेशंस हैं उसमें, मतलब आपने सिनेमा को, मतलब होता है ना कि अगर आप किसी फिल्मी परिवार से आ रहे हैं तो हर आदमी हिंदी सिनेमा में कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगा रहता है। आपने विश्व सिनेमा को चुना है, चाहे आप मीरा नायर के साथ काम कर रहे हैं, चाहे माजिद मजीदी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आपका एक तयशुदा कोई स्टेप है? आप यात्रा पे जाना चाहते हैं कि नहीं, मैं हिंदी सिनेमा भी करूंगा, साथ में मैं विश्व सिनेमा भी करता रहूंगा, या आपको संयोग से ये किरदार मिलते जा रहे हैं? सहयोग का बहुत बड़ा हाथ है इसमें सर। कोई भी मेरी उम्र का कलाकार जो अपनी शुरुआत कर रहा हो एज एन एक्टर, इन चीज़ों को चुनने की पोजीशन में नहीं होता कि भाई मुझे, मेरे लिए ज़रा मीरा नायर और माजिद मजीद को बुलाइए, ऐसे नहीं होता। इट्स इट्स अ ग्रेट जी। प्रिविलेज एंड ऑनर एंड ब्लेसिंग। इसमें ऊपर वाले का बहुत हाथ है, बट ये मैं कहूँगा कि मुझे इनके सिनेमा से बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है। मैंने बहुत देखा है, बहुत स्टडी किया है, और शायद इस वजह से कहीं ना कहीं मैं कुछ हद तक समझ सकता हूँ इनका प्रोसेस, और शायद इस वजह से आसानी ज़्यादा होती है कि ऐसे सिचुएशंस। एक्चुअली क्या है ना सर, बतौर एक्टर आपको अडेप्टेबल होना चाहिए, और वो ही, हम्म। यही काम है एक कलाकार का, एक अभिनेता अभिनेत्री का, कि आप बहुत मैच्योर हो यार तुम, मतलब जिस उम्र के हो उससे कहीं जी। ज्यादा मैच्योर। अच्छा बातें सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर अच्छा, काइंड वर्ड्स। लेकिन तान्या, आप बताएं, आपका जो किरदार है, जैसे जब मैं देखता हूँ सुटेबल बॉय, तो जैसे वो 50-60s की हम फिल्में देखते थे और उसमें हीरोइन आती थी, वो चूड़ीदार पहन के और कुर्ता, वो तब तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी। आपने उसको फिर से जिया है, उस किरदार को, उस तरह, किस तरह की जो नायिकाएं थी। तो
जिस आपका जन्म जिस पीढ़ी में हुआ या जो आपकी आप परवरिश हुई जिस दौर में, उसमें अतीत में जाके कोई रोल करना, तो उसके लिए क्या रिसर्च था, क्या रेफरेंस पॉइंट था आपका कि मुझे एक 50s की गर्ल का, यंग गर्ल का काम करना है? सबसे पहले मैंने कभी उसको 50s की एक लड़की की तरह देखा ही नहीं है, क्योंकि जैसे लता का हमेशा माइंडसेट रहा है, जैसे लता रही है खुद हमेशा, वो बहुत ही अगर आप उसको कहना चाहें, मॉडर्न रही है हमेशा से। जैसी उसकी परवरिश है, जैसा उसका सोचने का तरीका है, उसका अपने आप को पेश करने का तरीका है, वो हमेशा सबसे हट कर रही है। उसमें एक सादगी है, पर वो जानती है कि वो क्या चाहती है। तो हमेशा मतलब मुझे नहीं लगा था कभी भी कि वो एक अच्छा 50s की लड़की ऐसी होएगी। उसमें एक वो हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुल रही है अपने ट्रेडिशंस को, अपनी फैमिली को लेके, सबकी बात सुनती है, पर करती वो अपनी दिल की ही है। तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अच्छा उसमें और मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस है कुछ, क्योंकि लता वो सब कुछ है जो मैं हूँ और उससे भी बढ़कर है उल्टा। तो मेरे लिए हमेशा ऐसा ही रहा है, और मीरा दी का हमेशा एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि आप जब उस पीरियड को प्ले करना बंद कर दोगे ना, आप सोचना बंद कर दोगे कि आप 50s का कोई किरदार निभा रहे हो, तब अपने आप नेचुरली चीजें आएंगी। तो वही हमेशा रहता था कि आप उस किरदार को जैसा वो कह रही हैं कि किरदार वो जीना उन्होंने शुरू कर दिया और समय भूल गई। और आपके सिनेमा के जो किरदार होते हैं, खासतौर से अगर मैं महिला किरदारों की बात करूं, चाहे नेमसेक है या कामसूत्रा थी या बाकी फिल्में हैं, तो आपने हमेशा अपनी नायिकाओं को ऐसे गढ़ा है कि वो समय की जो समय का दायरा होता है, समय की सीमा होता है, उसको उससे निकल जाती हैं वो। तो वो लता किसी भी समय की हो सकती हो, आज के समय की भी हो सकती है और 50 साल पहले की भी हो। तो ये जो बिकॉज आपका ऑल्दो थॉट है, ये जी, ऑल्दो ये किसी ने अभी कहा कि पीरियड ड्रामा है कि नहीं, हाँ 50s का तो पीरियड है इसका, पर मुझे कभी नहीं बनाना चाहिए कि ये म्यूजियम कहानी है किस तरह की। ये बिल्कुल इट हैज टू बी अलाइव, यू नो, एंड अलाइव मतलब कि पीपल ऑफ टुडे हैव बी, ये जो इनकी जो सब कैरेक्टर और इनकी ह्यूमन जो क्वेस्ट होती है, वो क्या किसकी शादी करेगी, क्या पढ़ेगी, क्या नहीं पढ़ेगी, ऑल दीज आर ओल्ड क्वेश्चंस जो अब तक चलते हैं। इट्स नॉट लाइक ये बिल्कुल उसी जमाने में होते थे, अभी तक चल रहे टाइम हैं, बाउंड नहीं सेम है टू वो, सेम। ये एग्जैक्टली कंटेम्पररी है, तो वी हैव टू कहानी बिल्कुल आज की मेक लगती इट, है वो। हाँ एग्जैक्टली, और वी हैव टू मेक इट आज के लिए, यू नो, अदरवाइज ये यंग पीपल अगर ये लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा ये, यू नो, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली ये मैं हो सकती हूँ, इनफैक्ट मैं हुई, मैं हूँ ऐसे, मैं उस, यू नो, इट हैज टू बी लाइक दैट, अदरवाइज इट्स डेड, अदरवाइज इट्स अ म्यूजियम पीस, यू नो। तो इसलिए यू नो द एसेंस ऑफ ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये अपने एक्टर्स, दे हैव टू इम्ब्यू, yes it's the 50s, yes we walked a certain way, yes हमने बोलचाल भी ऐसे की, yes हमने खादी की साड़ी पहनी, yes हमने बातचीत में थोड़ा ठहराव है, वो सब है, पर but the inner soul, the humanity and the what you long for, जो आप सपना देखते हैं ईशान की किसके बारे में, शरारतें हैं। is the same, it's the same, है ना? if हाँ, so ईशान की उम्र अब भी उतनी मिस्चीवियस है जितना ये मिस्चीवियस है उसमें, मान क्यों ईशान? मजेदार। तो सबसे ज्यादा जो मजेदार रोल है पूरी सीरीज का वो ईशान के खाते में आया है, मुझे लगता है, क्यों ईशान? सर अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो ऐसा ही कहूंगा, क्योंकि ये मैंने शुरुआत से ही मीरा दी से कहा था कि एक ही रोल है इसमें जो मैं निभाना चाहूंगा, और वो मान का है, क्योंकि वो इतना इतना जैसे कि इन्होंने कहा मर्क्यूरियल, लेकिन मैं अंग्रेजी में एक लफ्ज है कलाइडोस्कोपिक उसका इस्तेमाल करता हूँ, कि वो उसमें इतने रंग हैं, इतना रंगीन कैरेक्टर है, और वो जब आप को लगने लगता है कि शायद आप इसे समझ गए हैं, आप इसकी चाल समझ गए हैं, इसकी अगली चाल आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वो कुछ और ही कर लेता है। तो इट्स अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत ही दिलचस्प किरदार है, और उसका पूरा मजा लेने का मौका मुझे मिला। मीरा दी ने मुझे इजाजत दी कि बेटा, नाट्य शास्त्र के जो 9 रस हैं अभिनय के, वो सब आपके शायद इस किरदार में हैं जो आपको करने को मिला। बहुत कम मौका होता है किसी अभिनेता को एक किरदार में वो सब करने को मिल जाए। बिल्कुल आपने एक बात कही थी कि आपने मीरा जी का सिनेमा देखा है, काफी फिल्में देखी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी आपने मीरा जी की, और वही फिल्म चूज क्यों की? मेरे ख्याल से जब मैं 15 साल का हुआ तब से मैं काफी फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड करने लगा, और मुझे मौका मिला कुछ फिल्मों को बड़े पर्दे पे देखने का,
लेकिन सलाम बॉम्बे एक ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में मैंने बहुत चर्चा और बातें गुफ्तगू सुनी थी, और मैं उसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाया। मैं किसी वजह से मेरा शो मिस हो गया, तो मैंने सलाम बॉम्बे DVD पे देखी थी पहली बार 15-16 साल की उम्र में, और उसके बाद मैंने उनकी दूसरी फिल्में भी देखी। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में बड़े पर्दे पे देख सका, क्योंकि वो रिलीज हुई थी हमारे यहाँ क्वाइट रिसेंटली। क्वीन ऑफ काटवे देखी है मैंने, उनकी शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं, न्यूयॉर्क आई लव यू, मॉनसून वेडिंग ऑफ कोर्स, देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड देन टू मॉनसून वेडिंग। तो मैंने स्ट्रक्चर में नहीं देखी उनकी फिल्में, लेकिन देखी हैं और बहुत एंजॉय की हैं। तान्या आपने? और नेमसेक ऑफ कोर्स आई कांट गो विदाउट मेंशनिंग। नेमसेक एक्चुअली मेरे ख्याल से मैंने नेमसेक आखिर में जाके देखी, और सही समय पे नाम ले लिया मीरा जी ने, तब वो सुन रही होती तो बहुत समझ लो फिर क्या होता। वो अगर सुन रही होती तो बिल्कुल बर्फीली हो जाती और अपना वीडियो बंद कर देती। लेकिन नेमसेक आई हैव टू से विदाउट एनी बायसेस, इट्स माय फेवरेट फिल्म ऑफ ऑल। आई थिंक इट्स माय फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट। तान्या आप बताएं कि मीरा जी का सिनेमा आपने कब से फॉलो करना शुरू किया? मेरी शुरुआत एक्चुअली द नेमसेक से हुई थी, क्योंकि मुझे वो किताब बहुत पसंद है और मुझे वो ऑथर जो लेखक है मुझे उनका काम बहुत पसंद है, जुब्बा जी। तो मुझे जब पता चला कि इस पे कोई मूवी भी बनी है तो मुझे वो देखनी ही थी, तो मैंने नेमसेक से शुरुआत करी थी। और यूजुअली हमेशा ऐसा होता है कि आप कोई भी अगर बुक को अडेप्ट करते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ एक रीडर में ना एक वो खटास रह जाता है कि शायद कुछ रह गया, कुछ अभी भी मिसिंग है। बट नेमसेक से कभी ऐसा नहीं मुझे हुआ, और तब मैंने जाके उनका सिनेमा देखना शुरू किया। इवन दो मैंने इतना देखा नहीं है। नेमसेक के बाद ईशान की फिल्म देखी है? ईशान की खाली पीली देखी है? अभी नहीं देखी मैंने खाली पीली, बट जरूर जल्दी। पर बियॉन्ड द क्लाउड्स और धड़क तो मैंने देखा है ना। धड़क में लोगों ने ईशान को जो पसंद किया तो इसकी इनोसेंस और एक जो इंडियन बॉय का चार्म होता है ना, कि बच्चा शरारती होता है लेकिन दिल से बहुत अच्छा होता है, दिल का साफ होता है। मैं ईशान के सामने बोल रहा हूँ इसलिए। लेकिन वो जो धड़क का एक इन्होंने बनाया अपना ब्रांड ईशान का, ये बहुत कम लड़कों में होता है कि आप इंटेलिजेंट भी लगते हैं और आप उसी समय उतने शरारती भी लगते हैं। दोनों जो आपका पैरामीटर सेट कर पाए, तो आपको धड़क लगा ईशान के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ईशान की सबसे वो आप जो कह रहे हैं ना, जो उसमें नटखटपन है वो उसकी स्माइल से आता है। तो आप देखेंगे एक भोलापन है उसके चेहरे पे, पर वो शरारती मुस्कान हमेशा रहेगी। तो एक सिंसियरिटी और एक वो जो मिस्चिफ का एक मिक्सचर, जो एक बहुत ही प्यारा बैलेंस वो ईशान हमेशा अपने साथ मेंटेन करके रखता है। कि आपकी जो बायोपिक्स है, अमीलिया एक बायोपिक है या क्वीन ऑफ काटवे एक बायोपिक है, उसके पहले आपने काफसूत्रा बनाई, पूरी इंडिया का एक कल्चर है। तो मैं जब सिनेमा ऑब्जर्व करता हूँ मीरा नायर का, तो इट बिकम्स अ सेटिंग पॉइंट फॉर अदर फिल्म मेकर्स। दे स्टार्ट फॉलोइंग काइंड ऑफ सिनेमा दैट यू मेक। तो वो एक किसी फिल्म मेकर के लिए चैलेंज हुआ था कि अगर आप सीरीज बनाने जा रही हैं, विक्रम सेठ के नॉवेल पे बनाने जा रही हैं, पीपल विल लुक अप टू यू टू एज एन कि अब इसके बाद क्या वेब सीरीज में बना सकते हैं हम। वो प्रेशर कभी आपके ऊपर रहता है कि मुझे नहीं मेरे ऊपर लोग जो देखते हैं उसके बाद फॉलोअर्स बढ़ते हैं उस तरह का सिनेमा बनाने के, तो यू बिकम ए चेंजिंग पॉइंट फॉर सिनेमा। थैंक यू सो मच, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रिविलेज। बट मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, बिकॉज अगर मैं ऐसे सोचूं ना, मेरा तो पैरालाइज हो जाऊं। बिकॉज मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जो मैं जैसे सूटेबल बॉय की कहानी या जो मैं करूँगी वो मेरी सिनेमा में फिट होगी कि नहीं, शुड आई बी द वन। अब मैं ये भी क्वेश्चन अपने आप से पूछती हूँ जब भी ऑफर आता है बाहर से, क्योंकि मेरी ज्यादातर फिल्म्स अपने आप मैं इन्वेंट करती हूँ, मतलब दे इंडिपेंडेंट, काफी जैसे आपने अमीलिया की बात की या वैनिटी फेयर की बात की, दैट हैज एन ऑफर फ्रॉम द आउटसाइड कम्स टू मी। तो तब मैं अपने आप को पूछती हूँ कि कोई और ये बना सकता है या सिर्फ मुझे बनाना है। और मुझे ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सूटेबल बॉय के लिए मैंने कहा कि कोई गोरा को नहीं बनाना चाहिए, ये हमें बनाना चाहिए, ये हमारी कहानी है, ये हमारी हिंदुस्तान की कहानी है। सूटेबल बॉय का ऑफर आपके पास आया बीबीसी की तरफ से? हाँ, मतलब नहीं, एक्चुअली
मैंने सुना कि कोई लाइन प्रोड्यूसर आ रहा है इंडिया में टू टॉक अबाउट सूटेबल बॉय, मैंने सुना था। तो तब मैंने अपने आप को बीबीसी को फोन किया, कहा कि आई एम interested and I'm going to make I'm the I right didn't say person to make make sure it's me, but the minute they heard me, they were so excited because they didn't know that I would be. They didn't. It was early. अभी उन्होंने खत्म ही की थी ये writing. तो it was very early, 2018 की January में. तो so a minute I was very clear and very strong कि मुझे I want to do this. And of course उनको मेरी पिक्चरें बहुत पसंद थी. They knew all about me and all of that, but they hadn't yet thought about who's directing it. But I said I'm going to. I joked with them. I said I want to throw my sari in the ring. मैंने ऐसे कहा. So well, they were very actually very honored immediately, and I met them and and I talked to them about my ideas and my vision for it. मैं जब मुझे अच्छा लगता है ना कोई टॉपिक, I make my own visual book, I make a look book. तो मैं किताब के साथ गई from this library you see. I made my own like what would be my suitable boy, and I presented it to them. And they were really just there was never any competition. They just said please direct it. So it was like that how it happened. Yeah, ये भी because एक तरह ये से project I didn't know. ये project I would really not let anyone else do. Sorry, Ishan. Yeah, exactly. नहीं, वही मैं कह रहा था कि ये भी एक तरह से एक रूहानी सहयोग ही है, क्योंकि if you ask her, ये जब उन्होंने किताब पढ़ी थी, she said कि वो 2 बार लगातार उन्होंने बैक टू बैक पढ़ी, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो बनाएं सूटेबल बॉय. जो कहानी है सूटेबल बॉय, हर 10-20 पन्ने के बाद एक नया किरदार आता है और कहानी को अलग एक मोड़ देता रहता है. तो आपने जो किरदार लिए इतने सारे, उनको हैंडल करना, मतलब जैसे ईशान बता रहे थे ना कि सोचता कुछ है आदमी, फिर कुछ और हो जाता है आगे जाके कहानी में. किताब में भी लगातार होता है, सीरियल में तो खैर दिख ही रहा है. तो ये कहानी आपको सिर्फ 6 एपिसोड में खत्म कर देंगे, तो किसी और लंबी हो सकती थी. मुझे तो आप 12 बोलिए तो आई वुड हैव मेड 12, पर क्या होता है कि प्रैक्टिकलिटीज, इट्स नॉट इजी कि इंटरनेशनल रेल्म में इस तरह की बजट मिलना, इस तरह की हमारी अपनी कहानी विदाउट द pomp and circumstance of the Gora tradition. इनके लिए it's a limited thing. It's not, it's a risk that is, even this would have been a risk, although now it's a big success thankfully. But मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था कि कलाकारों की संख्या का. आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें भी बहुत सारे कलाकार आपने इकट्ठा किए थे, और उनका एक ट्रेनर था उस समय जो उन सारे कलाकारों को ट्रेंड कर रहा था. बाद में वो फिल्म में नहीं आया, बाद में नेमसेक में आया. इरफान की बात कर रहा हूँ मैं. अगर इरफान सीरियल में कोई कैरेक्टर करते तो कौन सा करते? नो, इरफान को मैंने नवाब साहब पहला ही ऑफर दिया था, और मैंने सोच समझ के दिया, बिकॉज मैंने उनकी बीमारी के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी दोस्ती है उनके साथ, तो उनको तो मैं साथ साथ कीपिंग हिज कंडीशन इन माइंड, एक्चुअली मैंने टेम्पर किया नवाब का रोल so that Irfan could play it, meaning so that it's not going to be too much of a strain. मैं बोलूं क्या आपको, बहुत दुखी की बात है. I mean, last minute तक he wanted to so much, क्योंकि उनका भी एनर्जी बहुत, उनका बहुत इच्छा थी, but the health was too. कितना लंबा सेशन है आप लोगों का. तान्या, आपसे एक सवाल कि जो सूटेबल बॉय की कहानी है, एक माँ अपनी बेटी के लिए रिश्ता तब भी ढूंढती थी, आज भी वो इतनी ही परेशान रहती है. तो हमारे समाज में जैसे हम बात करते हैं बार बार वुमेन एम्पावरमेंट की, या बाहर जाके कि लड़की को काम करना चाहिए, और मीरा जी ने हर बात कि वो लड़की आजाद ख्यालों की होगी और समाज से टकराएगी और समाज के बनाए उसूलों को नहीं मानेगी, अपने हिसाब से चलेगी वो जो उसको सही लगता है. आपका अपना कितना इसमें रहा कि आपका जो अपना बिलीफ है जो सोसाइटी पे है ना, कि जो चेंजेस हो रहे हैं, तो एज ए गर्ल हाउ डू यू थिंक कि कितना आपको आजादी अभी भी मिलती है इस देश में? जैसे हर बार होता है ना, कोई ट्रोलिंग हो जाती है, कोई लड़की कुछ बोल दे या कोई लड़की ड्रेस पहन के चली जाए तो उसको अब भी ट्रोलिंग हो रही है. मतलब इतने साल बाद भी हम इतने अपने आप को चांद पे जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं,
लेकिन हमारे संस्कार क्यों नहीं बदल रहे हैं? इसमें आपका क्या कमेंट है? आई थिंक इसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हम में पर्सनली सब में बहुत ग्रोथ आया है तब से लेके आज तक, बट एज अ सोसाइटी हम वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको खुद भी सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक हम बहुत ही लोग जो बहुत पावर में होते हैं वो भी कभी कभी ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि शायद उस लड़की की गलती थी किसी भी सिनेरियो में, या कुछ भी होता है। तो आप अगर आप उस नजरिए से देखें तो हमारी सोच कहाँ है फिर? हम अपने अपने आप को बहुत मानते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों ने बहुत विकास किया है, हम वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, बट जब हम इतना ही नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि फीमेल एम्पावरमेंट क्या है और एक अग्रेसिवनेस क्या है, कोई भी हम लोग बहुत टॉक्सिक नेचर आजकल हो चुका है। तो हम मेल बैशिंग आई डू नॉट थिंक is female empowerment. That is not the case, and I think we have to understand that कि हम किसी को नीचा दिखा के कभी empower नहीं होते हैं। तो I think हमें अभी भी बहुत बदलने की जरूरत है, हमें अभी भी अपने आप पे बहुत काम करने की जरूरत है, और काम तो हमेशा ही चलता रहेगा। हम कभी भी नहीं बोल सकते कि हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि अब सब सही हो जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल मीरा जी से पूछता हूँ। मीरा जी, आप हिंदी सिनेमा को फॉलो करती रहती होंगी लगातार। जरूर। पिछले 4-5 साल में हिंदी सिनेमा पर चर्चा कम होती है। सिनेमा बनाने वालों या सिनेमा में काम करने वालों और उनकी सिनेमा से अलग की जो एक्टिविटीज हैं उस पर चर्चा बहुत होने लगी है ना? किसने किसको क्या कह दिया, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो हम जब सिनेमा के कलाकार हैं, सारे लोग जो काम करते हैं, इसमें सिनेमा पर बहस कितनी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक सही संदेश देने के लिए? क्या डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को सोशल मीडिया पे सिनेमा में बहस नहीं करनी चाहिए, सिनेमा पर डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लगे रहते हैं सब लोग बाकी चीजें करने में। मैं ऑफ कोर्स मैं पढ़ती रहती हूँ, पर मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली टॉक्सिक एंड नॉट इंटरेस्टिंग टू द क्रिएटिव माइंड एट ऑल। और जो बातचीत चलती है ना, सोशल मीडिया की ये दूसरी एंगल है ना कि अब कोई भी डाल सकता है, कैसे भी डाले, क्या भी लिखे, इट्स अ फ्री फॉर ऑल, यू नो, सो इट्स एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो एक गॉसिप हम लोग शुरू कर सकते हैं सुटेबल गर्ल का, मीरा जी। सुटेबल बॉय के बाद ईशान को लेकर सुटेबल गर्ल बनाइए इसका सीक्वल। वो लिख रहा है विक्रम, पर बहुत करेंगे इन दोनों के साथ, तो बहुत करेंगे। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू प्लान बिकॉज यू सी अब दुनिया पूरी बड़ी है, दैट दीज गाइज कैन जस्ट गो एनीवेयर एंड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू नो, इन डिफरेंट रिल्म्स। ये जमाना उस तरह से बदल गया है। जब मैंने शुरू किया था ना 30-35 साल पहले, it was not like that, you know. I would talk to a lot of movie stars from Bombay at that time to be in my films, but they were not used to coming to that side, you know. हमारी Hindi movies were enough for them, but now it's a different moment, and I think Ishan and Tanya and so many of the young in Suitable Boy are now ready. I mean, the world is now waiting for them in different ways, you know, in different roles, and that's the beauty of it, the beauty of the energy of the moment. Thank you, Meera ji. Thank you, Ishan. Thank you, Tanya ji. Thank you, sir. Thank you. All the best. डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।